हेलो साथियों, वेलकम बैक टू डीएलपी इंस्टीट्यूट। आज आपको हम इस वीडियो में मेंडल के आनुवंशिकता का नियम समझाएंगे। लास्ट के जो दो वीडियो देखे थे आपने, उसमें पहले वीडियो में आपने जेनेटिक्स का इंट्रो देखा था, परिचय देखा था, और दूसरी वीडियो में मेंडल के मोनोहाइब्रिड और डायहाइब्रिड क्रॉस को समझा। अगर आपने पास्ट के दो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उसको जरूर देखिए, जिससे आपको जो है मेंडल का जो नियम है आसानी से अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए बिना देरी के हम शुरू करते हैं। मेंडल ने अपने जो प्रयोग किए, कौन से प्रयोग किए? मेंडल ने प्रयोग किया मोनोहाइब्रिड एंड डायहाइब्रिड क्रॉस। कौन सा प्रयोग किया था? मोनोहाइब्रिड यानी एक संकर संकरण, मोनोहाइब्रिड एक संकर, एंड डायहाइब्रिड क्रॉस, डायहाइब्रिड, मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस किया था उन्होंने, जिससे जो निष्कर्ष निकल के आया है ना, उससे जो निष्कर्ष निकल के आया उसी से उन्होंने क्या दिया, जो है इनहेरिटेंस का नियम दिया था। उस निष्कर्ष से इनहेरिटेंस का नियम दिया, जिसे कहा गया लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, या पूरे तरीके से बोला जाता है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल ने किस पर अध्ययन किया? पाइसम सेटाइवम पर अध्ययन किया। कितने लक्षणों पर अध्ययन किया? 7 लक्षणों पर अध्ययन किया, और उससे जो निष्कर्ष निकल के आए उसे बोला गया मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कितने नियम है मेंडल के, या मेंडल के आनुवंशिकता के कितने नियम है? तो मेंडल के आनुवंशिकता के 3 नियम है। मेंडल का प्रथम नियम, मेंडल का द्वितीय नियम, मेंडल का तृतीय नियम। मेंडल के प्रथम नियम को किस नाम से जाना जाता है? मेंडल के प्रथम नियम को प्रभाविता के नियम से जाना जाता है, या लॉ ऑफ डोमिनेंस के नाम से जाना जाता है। मेंडल के द्वितीय नियम को किस नाम से जाना जाता है? मेंडल के द्वितीय नियम को पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, या युग्मक की शुद्धता का नियम, लॉ ऑफ जो है लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट या युग्मक की शुद्धता के नियम से जाना जाता है। और मेंडल के तृतीय नियम को किस नाम से जाना जाता है? स्वतंत्र अपविहवन का नियम से जाना जाता है। स्वतंत्र अपविहवन का नियम या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के नाम से जाना जाता है। अब आइए एक एक करके 3 नियमों को थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, मेंडल का जो प्रथम नियम है, जिसे क्या कहा जाता है? फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, या मेंडल के प्रभाविता का नियम, या प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक सिंपल सी लाइन याद रखिएगा, इसके बाद ये सेंटेंस आप पढ़िएगा। क्या है? मेंडल का जो प्रभाविता नियम है वो कहता है कि जो प्रभावी लक्षण होते हैं, या जो प्रभावी लक्षण के जो जीन होते हैं, प्रभावी लक्षण के जीन समयुग्मी तथा विषमयुग्मी दोनों अवस्थाओं में अपने को प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, समयुग्मी अवस्था यानी कि समान प्रकार के दोनों जीन हो, जो जीन के दोनों एलील होते हैं समान प्रकार के हों, यानी प्रभावी जीन या प्रभावी लक्षण के जीन की उपस्थिति में अप्रभावी जीन के लक्षण प्रदर्शित नहीं होते हैं। इन प्रभावी लक्षण के जीन समयुग्मी, समयुग्मजी यानी कि होमोजाइगस, तथा विषम युग्मजी, विषम युग्मजी यानी कि हेट्रोजाइगस, दोनों अवस्थाओं में अपने लक्षण को प्रदर्शित करते हैं। दोनों अवस्थाओं में अपने लक्षण को प्रदर्शित करते हैं, अपने लक्षण को प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यानी कि चाहे वो दोनों के दोनों जीन प्रभावी वाले हों, चाहे एक प्रभावी एक अप्रभावी वाला हो। जैसे कैपिटल टी हो तो यहाँ तो प्रभावी जीन का लक्षण दिखेगा ही, लेकिन अगर एक कैपिटल टी दूसरा स्मॉल टी है तो भी कैपिटल टी वाला ही लक्षण दिखेगा। एक कैपिटल आर दूसरा स्मॉल आर है तो कैपिटल आर वाला ही लक्षण दिखेगा, यानी कि जो बीज होगा गोल ही होगा, पौधा होगा यहाँ पे लंबा ही होगा, यहाँ पौधा तो लंबा होगा ही। देखो,
होमोजाइगस स्टेट यानी कि समान प्रकार के दोनों एलील अगर हैं तो उनके लक्षण तो प्रदर्शित होंगे ही, लेकिन जो विषम युग्मी अवस्था होती है वहां पे प्रभावी लक्षण के ही जीन, प्रभावी लक्षण वाले जो जीन होते हैं अपने लक्षणों को प्रदर्शित करते हैं। तो प्रत्येक जो लक्षण होते हैं, देखिए मेंडल की प्रभाविता के नियम के लिए थोड़ा डिटेल से जो सेंटेंस लिखा जाना है, क्या लिखा जाना है, प्रत्येक जो लक्षण होते हैं विशेष प्रकार के कारक द्वारा प्रदर्शित होते हैं जो दो युग्मकों, दो एलील द्वारा नियंत्रित होते हैं। ये दोनों कारक परस्पर विपरीत प्रभाव डाल सकते हैं या विपरीत प्रभाव वाले हो सकते हैं, जिनमें एक कारक जो होगा, एक एलील हो सकता है प्रभावी वाला हो और दूसरा जो प्रभाव स्पष्ट नहीं कर पाता हो वो अप्रभावी वाला हो। जो प्रभावी वाला हो, जो अपना प्रभाव स्पष्ट कर रहा हो, प्रदर्शित कर रहा हो, स्पष्ट रूप से अपने लक्षण को दर्शा रहा हो, वो प्रभावी वाला, और दूसरा अप्रभावी वाला जो अपने लक्षणों को छिपा रहा हो यानी कि अपने लक्षण को प्रदर्शित नहीं कर पा रहा हो। तो संकरण के दौरान प्रभावी कारक ही व्यक्त होते हैं, संकरण के दौरान, है ना। यदि संकर अवस्था है तो उस दौरान प्रभावी लक्षण वाले जीन ही प्रदर्शित होंगे, यानी कि विषम युग्मी अवस्था में प्रभावी लक्षण के ही जीन, जो प्रभावी लक्षण वाले जो जीन होते हैं अपने लक्षण को प्रदर्शित कर पाते हैं, या प्रभावी वाला अपने लक्षण को प्रदर्शित नहीं कर पाता है। बात समझ में आई? जैसे आपने देखा था मेंडल ने जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस था कैपिटल टी और इसका क्रॉस किया गया था स्मॉल टी के साथ में जो बना था कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ के सारे पौधे कैसे थे? लंबे थे। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि यहाँ पर एक कैपिटल टी उपस्थित है और अगर कोई भी प्रभावी जीन उपस्थित है तो प्रभावी जीन की उपस्थिति में अप्रभावी जीन के लक्षण प्रदर्शित नहीं होंगे। तो इसको एक तरीके से और लिखते हैं कि प्रभावी जीन की उपस्थिति में अप्रभावी जीन का लक्षण प्रदर्शित नहीं होता है ना। तो आप लिख सकते हैं क्या कि प्रभावी जीन की उपस्थिति में अप्रभावी जीन का गुण प्रदर्शित नहीं होता है, का गुण छिप जाता है, का गुण प्रदर्शित नहीं होता है या छिप जाता है ना, नहीं होता है, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया लॉ ऑफ डोमिनेंस। जैसे कैपिटल टी में जो जीन होगा, जो लक्षण होगा, कैसा दिखेगा लक्षण? कैपिटल टी वाला यानी कि पौधा कैसा होगा? लंबा ही होगा। अगर कैपिटल आर स्मॉल आर है तो यहाँ पे जो बीज का आकार होगा कैसा होगा? गोल होगा, राउंड ही होगा। अगर कैपिटल वाई स्मॉल वाई है तो बीज का रंग कैसा होगा? पीला यानी कि येलो ही होगा, है ना। तो ये प्रभाविता का नियम है। जो दूसरा नियम है पृथक्करण का नियम या युग्मक की शुद्धता का नियम, इसे बोलते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट। देखिए इसको थोड़ा सा हम आपको समझाने की प्रयास करते हैं। मेंडल ने जब प्रयोग किया अपना दूसरा, एक मिनट, चलिए यहीं पे हम समझाते हैं आपको। मेंडल ने जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया था तो आपने देखा था कि मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो देखिएगा, जब मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया वहां पे कैपिटल टी का क्रॉस कराया गया था स्मॉल टी। तो यहाँ जो युग्मक बने थे कैपिटल टी स्मॉल टी वाला, इन दोनों के फ्यूज होने के बाद में, निषेचन होने के बाद में जो पौधा बना था कैपिटल टी स्मॉल टी वाला बना था। लेकिन इनका जब स्वपरागण कराया गया था, क्या कराया गया था? स्वपरागण। तो जब स्वपरागण कराया गया था यानी कि मेल और फीमेल जो युग्मक थे एक ही प्रकार वाले,
जनक से प्राप्त हुए थे, यानी कि एक प्रकार के जीन रखने वाले से प्राप्त हुआ, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ से जब युग्मक बने थे तो आपने देखा था कैपिटल टी वाला भी युग्मक बना था, स्मॉल टी वाला भी बना था, है ना, दोनों जनकों में। तो यहाँ पे जब पौधे प्राप्त हुए थे तो लंबे और बौने पौधे दोनों प्राप्त हुए थे। तो ऐसा क्यों हो पाया? ऐसा तभी हो पाया जो यहाँ पे F1 पीढ़ी थी, F1 पीढ़ी के जो संततियां थी, उनके जो एलील थे जीन के, वो अलग हो पाए। कैपिटल टी अलग दूसरे युग्मक में जा पाया और स्मॉल टी दूसरे युग्मक में जा पाया। तो कहा जाता है कि जो लंबे पौधे, है ना, और बौने पौधे बने थे, यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी अलग हुए तभी तो। अगर कैपिटल टी स्मॉल टी मिश्र हो जाते, यानी कैपिटल टी के अंदर स्मॉल टी वाला गुण आ जाता और स्मॉल टी के अंदर कैपिटल टी वाला, यानी कि प्रभावी के अंदर अप्रभावी वाला, प्रभावी और अप्रभावी के अंदर प्रभावी वाला गुण आ जाता, तो कोई लंबा और बौना पौधा आगे नहीं बनता, मझला पौधा बनता। यानी यहाँ पे कहा जाता है कि जो युग्मक होते हैं, जब युग्मक का निर्माण होता है तो जो विपरीत लक्षणों को नियंत्रित करने वाले कारक होते हैं, वो बिना मिश्रित हुए युग्मक निर्माण के समय स्वतंत्रता पूर्वक अलग होते हैं। तो वंशानुक्रम के दौरान, इनहेरिटेंस के दौरान, प्रत्येक लक्षण नियंत्रित करने वाले जो कारक युग्म होते हैं, किसी भी चरण में, यानी कि जो संकरण होता है, यानी कि जब युग्मक का निर्माण होता है तो उस समय अलग हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक कारक अगली पीढ़ी में स्वतंत्र रूप से संचित, यानी जाने की क्षमता रखता है, चला जाता है, और नए प्रकार के जो नए युग्म होते हैं वो बनते हैं और वो जुड़ते हैं। इस कारण से जो संततियां होती हैं, जो संतति होते हैं, वो माता और पिता दोनों से युग्मक प्राप्त, दोनों से जो है क्या बोलते हैं, जीन प्राप्त करते हैं, है ना। तो आपको समझ में आए पृथक्करण में क्या होगा? पृथक्करण का अर्थ है जो विभिन्न कारक हैं वो बिना सम्मिश्रित हुए युग्मक निर्माण के समय स्वतंत्रता पूर्वक अलग होते हैं। बस एक छोटी सी लाइन है ना। तो आप चाहें तो इसको एक बार लिख लीजिए। प्रत्येक लक्षण के विभिन्न कारक दैट मीन एलिल, विभिन्न कारक युग्मक यानी कि मेल और फीमेल गैमीट, युग्मक निर्माण के समय स्वतंत्रता पूर्वक अलग होते हैं। जिससे क्या होता है, शुद्ध युग्मक बनता है। यानी कि जहां पर कैपिटल टी यानी कि प्रभावी लक्षण वाला जीन होगा, वहां प्रभावी लक्षण वाला ही होगा। समझ रहे हैं? यानी कि ऐसा नहीं कि जो पौधे की लंबाई के लिए कैपिटल टी जहां पर है वहां पर स्मॉल टी भी होगा, क्योंकि वो पहले एक बार एक साथ रह चुके हैं। ऐसा नहीं है, अलग होते हैं, है ना। इससे क्या होता है, शुद्ध युग्मक का निर्माण हो पाता है। बात समझ में? तीसरा नियम है स्वतंत्र अपविभवन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। देखिए, स्वतंत्र अपविभवन का नियम समझने के लिए आपको डायहाइब्रिड क्लास जो है स्पष्ट रूप से आना चाहिए। थोड़ा सा हम आपको ब्रीफ देते हैं, देखिएगा, समझिएगा। जो मेंडल ने डायहाइब्रिड क्लास कराया था, आपने देखा था गोल और गोल और पीला बीज वाला जो पौधा था, उसका क्रॉस झुर्रीदार हरा के साथ कराया गया था। झुर्रीदार हरे बीज वाले के साथ कराया गया था। गोल पीला यानी कि कैपिटल आर कैपिटल वाई,
स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। तो पहली पीढ़ी ये आपका पी नॉट जनरेशन, युग्मक बनाएंगे तो कैपिटल आर कैपिटल वाई वाला और स्मॉल आर स्मॉल वाई वाला। इसमें जो पहली पीढ़ी प्राप्त हुई थी फेलोजिनी वन, वो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यानी कि सभी की सभी संततियां कैसी थी, गोल और पीली वाली। क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं बीज के आकार के लिए कैपिटल जीन है, एक प्रभावी जीन लक्षण है, तो यहाँ पे पौधा का जो बीज बनेगा वो गोल बनेगा। और एक कैपिटल वाई है, यानी कि जो बीज के रंग के लिए जीन है वो भी प्रभावी वाला है, यानी प्रभावी की उपस्थिति में कभी अप्रभावी का लक्षण नहीं दिखेगा। यहाँ से आप ये भी देख रहे हैं कि प्रभाविता का नियम भी दिख रहा है यहाँ पे। तो गोल पीला है, लेकिन जब आपने इसका स्वपरागण कराया था, सेल्फिंग कराई थी, है ना, जब सेल्फिंग कराया था, स्वपरागण कराया था, जब स्वपरागण कराया था, तो स्वपरागण से यहाँ पे जो संततियां बनी थी वहां पे आपने देखा था कि गोल के साथ तो पीला वाला भी था, गोल पीला, गोल के साथ हरा वाले भी था, और झुर्रीदार के साथ पीला वाला भी था, झुर्रीदार पीला और झुर्रीदार हरा भी था। अगर आपको याद ना हो तो मैं बताऊं आपकी जानकारी के लिए, इनका जो रेशियो मिला था 9:3:2 3:1, 9:3:1 अनुपात, 9:3:1, ये अनुपात मिला था। अब यहाँ पे एक बात नोटिस करिएगा कि गोल पीला तो जनक है ना, झुर्रीदार हरा भी जनक है, लेकिन ये जो नया गोल हरा और झुर्रीदार पीला ये कहाँ से आ गया, ये दोनों कहाँ से आ गए बताइए, ये दोनों जो हैं वो कहाँ से आ गए, गोल हरा और झुर्रीदार पीला ये कहाँ से आ गए, ये नया जो है लक्षण प्रारूप कहाँ से प्राप्त हो गया। असल में ये क्या कहता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अपविहवन का नियम, कि कोई भी लक्षण जो हो, चाहे वो प्रभावी लक्षण हो चाहे वो अप्रभावी लक्षण हो, एक दूसरे को बिना प्रभावित किए स्वतंत्रता पूर्वक अलग होते हैं। अपविहुत में ये अलग हो जा सकते हैं, मतलब वो गोल वाला हरा के साथ भी जा सकता है, गोल वाला पीले के साथ जा सकता है, झुर्रीदार हरा के साथ भी जा सकता है, झुर्रीदार लक्षण जो है पीले के साथ भी जा सकता है। यानी कि कोई भी लक्षण किसी दूसरे लक्षण के प्रभाव में नहीं आता है, यानी ऐसा नहीं कि गोल के साथ पीला ही जाएगा या झुर्रीदार के साथ हरा ही जाएगा, है ना। तो यहाँ पे समझिएगा, जो विभिन्न लक्षण से संबंधित कारकों का जो चयन होता है स्वतंत्रता पूर्वक होता है। ये नियम बताता है, क्या बताता है, कि विभिन्न लक्षणों के लिए उत्तरदायी जो कारक होते हैं एक दूसरे से, विभिन्न लक्षण, ध्यान कि एक समान लक्षण में नहीं है देखना है, विभिन्न लक्षण के जो कारक होते हैं एक दूसरे से क्या होते हैं, स्वतंत्रता पूर्वक अलग होते हैं और आगे चल के वो मिश्रित हो सकते हैं, स्वतंत्रता पूर्वक, है ना। उत्तरदायी कारक जो होते हैं स्वतंत्र रूप से मिश्रित हो सकते हैं, मतलब एक जो विभिन्न लक्षण है, यानी कि जो प्रभावी लक्षण है अप्रभावी दूसरे अप्रभावी के साथ, नहीं गोल वाला पीले के साथ में या गोल वाला हरे के साथ में मिश्रित हो सकता है, जिससे नए प्रकार के संयोजन बनते हैं। द सिलेक्शन ऑफ जीन फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल, the selection of factors, that means gene responsible for different trait occur independently of one another। किसी भी लक्षण के संबंधित कारक का चयन स्वतंत्र रूप से होता है ना, ये लाइन, यानी कि ऐसा नहीं कि एक कोई लक्षण है जो दूसरे लक्षण पे निर्भर करता हो, कि जहां गोल वाला जाएगा वहां पीला वाला जाएगा, समझ रहे हैं बात को। तो कोई भी लक्षण बिना किसी दूसरे लक्षण को प्रभावित किए अगली पीढ़ी में जा सकता है, किसी के साथ भी मिश्रित हो सकता है, और जब किसी के साथ भी मिश्रित होगा तो नए प्रकार के जीन प्रारूप बनने की संभावना होगी। बात समझ में? आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा।
और अगर आपको इसमें से थोड़ा सा भी कंटेंट कुछ वैल्यूएबल लगा हो तो आप हम वीडियो को लाइक करिए, हमारे उत्साह को बढ़ाइए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, अगर कोई डाउट रह जाए, आपको कुछ टॉपिक समझना है, पूछना है, तो आप कमेंट में पूछें। और हमें अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो उसको भी दीजिए। एक बार फिर से वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।